उपस्थित मनरेगा अभियंता संघ के प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर सतीश समेले जी, उपाध्यक्ष इंजीनियर राघवेंद्र शर्मा जी, प्रांतीय सचिव इंजीनियर अनुराग राजपूत जी, अन्य मंचस्थ सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के विकास कार्यों में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब मिलजुल कर विकास की इस गति को बनाए रखें। पिछले 90 दिन से कल सरपंच संघों का एक सम्मिलित कार्यक्रम था। उनकी भी जो डिमांड थी उसमें यह थी कि जब हड़ताल खत्म हो तो हमारे काम हो। बीच में खूब प्रयास भी हुए, चर्चाएं हुई हैं, लेकिन चूंकि मैं भारत सरकार में रहा हूं और मैं देखता हूं कि हम दस्तावेजीकरण में बहुत पीछे हैं। आप जो बात कहते हैं वहां कागज पे मिलती नहीं है। इस विसंगति ने भी तकलीफ दी है। जब मैं ये 3 साल जो आपने डिमांड की थी 5 साल की, जो हमने 3 साल की है, तो मैंने पूछा कि इनकी कोई ACR होती है क्या? अगर साल भर में रिन्यूअल होना है, आपका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो पहला मेरा निवेदन है कि हमने तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन हमारे पास में आपके पास कोई कॉपी हो, कलेक्टर ने दी होगी, बाकी जिला पंचायत में हो। एक कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप 10 साल से 15 साल से कोई 20-20 साल से नौकरी कर रहा है, तो अगर हमारे पास कागज हो तो हम उसको ACR के रूप में कम से कम स्वीकार कर सकते हैं। और इसलिए तब कहीं जाकर ये रास्ता बहुत आसान होगा। फिर मुझे किसी मित्र ने बताया कि हमको RES में पहले कभी हो गया था, पर उन्होंने एक पत्र निकाल कर दिया कि भारत सरकार ने कहा है कि AS और TS वो लोग करें जो परमानेंट वो हो। मान लो कोई गलती हो तो रिकवरी कैसे करेंगे? अब ये सरकारी तंत्र का एक रवैया है। हम लोग भी कैबिनेट में देखते हैं, मैं कैबिनेट में आपत्ति करता हूँ, कोई कर्मचारी रिटायर हो गया, उसकी पेंशन में से पैसे काटने का मामला कैबिनेट में आता है, और वो पैसा बहुत नहीं होता है, मतलब 10% पेंशन कट गई, 20% पेंशन कट गई। अब इस पर कोई वित्तीय तरीके से सोचेंगे कि इसका रास्ता कैसे निकल सकता है। लेकिन आपके जो संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा था कि मनरेगा और कन्वर्जेंस का TS का हमें अधिकार मिल जाए। कन्वर्जेंस में उन्होंने कहा कि साहब वो कलेक्टर करता है, उसको लगता है परमानेंट वो हो। तो मैंने कहा फाइल मेरे पास भेज दो, मैं तय करूँगा कि कैसे ऑर्डर करना है। तो मुझे लगता है कि मनरेगा में TS आप करें, ये ऑर्डर तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। हम चीज़ों को रखते हैं तो ये संवाद है। अब मुझे आए हुए अभी 2 ही साल हुए हैं और बाकी चीज़ें मैं जो देख रहा हूँ, एक बार हमें व्यवस्थित होना चाहिए। बीच में एक अवसर था कि जब हम RES में जा सकते थे, अब मैं पीछे तो जा नहीं सकता। अब किसी की उम्र 61 साल है, किसी को, सारे लोग 40 के तो मेरे ख्याल से पारी उम्र से कम है कोई। तो अब ये एक तो सरकारी ढर्रा है उम्र का, उसको जब हम पार करते हैं, लेकिन अगर शायद पहले अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता तो शायद हम इस एक्सपीरियंस को लेते, और जब सब इंजीनियर की नियुक्ति हुई थी RES में, उस समय अगर कर देते तो 2 साल बाद 10 साल की जगह 12 साल सीनियरिटी होती, और स्वाभाविक तरीके से वो यही हो जाता। मतलब कोई कठिन काम उसको था नहीं। अब उम्र है, पर एग्जाम नहीं दिया है, और बाकी जो कमियां निकल सकती है वो कमियां निकाल दी जाती है। तो मुझे लगता है कि या तो हम ऑर्गेनाइज वे में, हमने पहले विचार नहीं किया कि हमारा 10 साल के बाद में क्या होगा। हमें ये भी सोचना चाहिए कि मनरेगा अगर किन्हीं कारणों से बंद हुई, सबसे वर्स्ट वो है ये, मतलब ऐसा सोचना मतलब बिल्कुल आखिरी कदम सोचना है, तब हमारा भविष्य क्या होगा, ये मंत्रालय को भी सोचना पड़ेगा, ये आपको भी सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी मिशन के लिए काम करते हैं
तो मिशन के चलते समय तो जो कठिनाइयां आती हैं उसका तो हम सामना करते हैं, लेकिन मिशन कब तक चलेगा, उसकी भूमिका कैसे होगी। मैं भारत सरकार में रहा हूँ, मनरेगा में हम खुद परिवर्तन की बात करते थे। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी में था 5 साल तक, और ये मनरेगा और इन सब में जितने संशोधन है उसमें 7 और 8 मेरे संशोधन होंगे। जब मैं उस कमेटी में था तो मैं कहता था कि इसको एग्रीकल्चर से जोड़ दो, बाकी चीज़ों से कर दो, मजदूर मिलते नहीं हैं तो रास्ता दूसरा ढूंढना चाहिए आपको। रेशो जो पहले तो रेशो और भी था, फिर वो बदला। तो मैं कहता था कि ये संभव नहीं है, ये चीज़ें आसानी से होंगी नहीं। बेस के मामले में उन दिनों जब ये मनरेगा शुरू हुई थी तब भी हरियाणा और गोवा ऐसे राज्य थे जो मनरेगा नहीं लेते थे, क्योंकि उनका मिनिमम बेस मनरेगा के बेस से बहुत ज़्यादा था। मतलब उस समय का मैं बता रहा हूँ गोवा का, जब हम लोग कमेटी में थे, यानी ये 20 साल पुरानी बात है। मतलब शुरुआत ही हुई थी और उसके बाद की वो परिस्थिति थी। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ 612 रुपये तो मिनिमम वेज है। अब मनरेगा का उस समय शायद 200 कुछ रुपये था, तो कौन काम करेगा। हरियाणा की स्थिति भी ऐसी थी, वो 400 कुछ रुपये था, 465 रुपये था। तो हमारे यहाँ कोई क्यों काम करेगा। पर चूंकि वो डिमांड बेस्ड था तो भारत सरकार ने उसको कोई गंभीरता से लिया नहीं। कोई सरकार नहीं लेना चाहती है तो क्या दिक्कत है, दूसरे राज्य को दे दो। तो ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। तीसरी बात आती है सोशल सिक्योरिटी की, जो होनी ही चाहिए। मैं मजदूरों के बीच में मैंने काम किया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी ही चाहिए। तब मैं उस पर अड़ गया था कि भाई ये क्यों नहीं हो सकता। तो तब जाकर मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए का एक बीमा है। फिर आपने कहा कि इनमें से 3 लोगों को तो मिला है, एक को अभी नहीं मिला, वो मिल जाएगा। मैंने कहा पीछे लोगों को मिला है कि नहीं मिला, ये भी तय करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। पर मुझे ध्यान में नहीं था कि आखिरकार इसको मुझे भारत सरकार को लिखना पड़ेगा। मैं तो मजदूर संघों की तरह सोच रहा था कि यहाँ से ही ग्रेच्युटी कट सकती है। एम्प्लॉयर कौन है, तो पता चला कि एम्प्लॉयर भारत सरकार है। जो एक अंश देगा वो राज्य सरकार देगी, एक आपका कटेगा अगर हम उसकी तरफ जाते हैं एसआई की तर्ज पर। तो फिर हमें लगा कि भारत सरकार को पत्र लिखना चाहिए। तो एक सोशल सिक्योरिटी तो है आपके पास जो 7 लाख की है, लेकिन जो दूसरी ग्रेच्युटी के साथ और भी हमारे पास होनी चाहिए, वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैंने भारत सरकार को लिखा है कि इसमें अगर कोई आदमी 10 साल 20 साल नौकरी करेगा तो आखिरकार हम उसको कुछ तो दें कि हम बाकी चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। अब ग्रेच्युटी तो आपकी कटी नहीं है, तो आखिरकार या तो कोई पैकेज डिसाइड हो। तो उसका मैं भी बात करूंगा, केंद्रीय मंत्री से भी पर्सनल भी बात करूंगा, चिट्ठी भी पहुंचाइए कि हम रास्ता कैसे निकाल सकते हैं कि हम, अगर हमारी उम्र पूरी हो गई है, रिटायरमेंट आ गया है, तो क्या हमको अपने सर्विस काल में पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। एक होता है दुर्घटना में मिलना, वो अलग बात है, लेकिन एक होता है कि हम ईमानदारी से हमारी सेवाएं समाप्त हुई हैं तो उसके बदले हमारे पास में क्या हो सकता है। एक जीएडी वाली बात इसलिए क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने पूछा था कि एक समय आपका वेतन शायद 12,000 था और उनका 14-16 हज़ार था परमानेंट वालों का। आजकल उनका 84,000 है, आपका 40-42 हज़ार है। उन्होंने कहा कि उनको डीए मिलता है और बाकी जो चीज़ें होती है उसके कारण से ये गैप बढ़ता गया। फिर भी मैंने जीएडी को कहा है कि इसको एक बार विचार करना चाहिए कि इसको हम, जब आप ये कहते हो कि वेतन का 80%, पर उनके साथ वेतन का 80% है और डीए उनको बाकी चीज़ें मिलती है, तो वो गैप अब महंगाई के साथ बढ़ता जा रहा है, तो ये गैप बढ़ गया है। लेकिन एक बार इसको कैबिनेट पे भी इस पर हम बात करेंगे। मनरेगा की बात मैंने आपसे कर दी है, भारत सरकार को पत्र लिखने की बात मैंने कही है, 6वीं बात आपकी हो गई है। अब ये जो बात आपने कही है इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि केवल तकनीकी कार्य कराया जाए और टास्क ना दिया जाए। देखिए, ये आपको कहने, आप कह सकते हैं, इसमें मैं कोई आपको रोक नहीं सकता, लिखकर भी आप पे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बातें हमारे रिटर्न में नहीं आनी चाहिए, संवाद में होनी चाहिए, पर लिख कर देना ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। जब हम सामूहिक तौर पर काम करते हैं, कोई बातचीत ना करे तब तो समझ में आता है, पर अगर बातचीत होती है, संवाद होता है, तो उन अनौपचारिक बातों में तो ये बात हो सकती है, अन्यथा ये चीज़ें ही हमारे एसीआर के खिलाफ जाती है। तो रिटर्न में कोई चीज़, यहाँ तो कोई ध्यान देता नहीं है। भारत सरकार में कोई ऐसा लिख कर दे तो वो कहेगा पहले इसका इंतजाम करो। मतलब ये चीज़ें नहीं हो सकती। काम के
मूड पर चर्चा हो सकती है, कौन से काम करना है, कौन से काम नहीं करना है, ये हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि संवाद का मौका कभी बंद नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ। आपके पास में कोई मांग नहीं भी है तब भी मैंने जैसे अभी सरपंचों से कहा है, अपन 6 महीने में एक बार बैठा करेंगे। वही बात हम आपसे भी कर सकते हैं कि अपन हर दिन मत ऐसे मत आइए, आप बाकी हमारे ऑफिस से मिलिए, 6 महीने में एक बार चाय पीने आइए, बैठिए, बताइए कि 6 महीने में हमारा कोई ऐसा मामला है, ये 3 महीने में हो जाना चाहिए था, इसके साथ ऐसा हो गया लेकिन इसका पेमेंट में 1 महीने देरी हो गई। क्यों होना 1 महीने? जब देना है तो फिर पहले ही दिन दो, उसके लिए 1 महीने लगने के पीछे कोई तो कारण होगा। इन विलंब पर भी आप अपनी राय मुझे दे सकते हो कि साहब हमको ये काम समय पर नहीं हुआ, और समय पर तो होना चाहिए ना। इसमें ऐसी कौन सी आपातकालिक स्थिति है जो आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा के बारे में विलंब कर रहे हो? ये तो अपराध ही है, ये तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूं कि ऐसी छोटी चीजें भी अगर कंपाइल तरीके से आएंगी, वैसे आप ऑफिस से हमारे संपर्क में रहेंगे, तो मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी दुविधा कभी दोबारा आनी है। एक बार मुझे भी इसको गंभीरता से देखने का मौका चाहिए। ऐसे एक सूची मुझे दी है, मुझे बताया कि साहब खाली जगह नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति की जब बात आई, निलंबन की बात भी आई कि साहब निलंबन नहीं होता था, तो ये गारंटी है कि यदि किसी के साथ ऐसा होगा तो उसको आधा वेतन मिलेगा, उसकी नौकरी से संविदा समाप्त नहीं होगी, ये बिल्कुल तय है। अगर कोई गलती होती है, चूक और बाकी चीज़ें होती है तो वो नहीं होगी। और दूसरा, उन्होंने अभी सूची दी है मुझे कि ये खाली जगह है। अगर वो खाली जगह है और उनमें से कोई पात्र व्यक्ति है जिसको मैं संविदा पर रखवा सकता हूँ, तो मैं आपको मंत्री होने के नाते कहता हूँ इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। इसमें अब कई बार डेजिग्नेशन होता है कि हमको अनुकंपा नियुक्ति लिख दी जाए, जैसे वो निलंबन शब्द पर बड़ी बहस चल रही थी कि साहब वो होगा तो पता नहीं उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, बाकी चीज़ें क्या होंगी। मैंने कहा सीधी बात करो कि उनको जब संविदा वाले हैं और अगर मान लो कोई गलती सबसे होती है तो आप उसको बोले साहब आधा वेतन देंगे और उसको मुख्यालय में अटैच रखेंगे, वापस नहीं करेंगे, तो बात खत्म हो गई। हमारा मकसद पूरा हुआ, शब्द उसमें लिखा गया हो या ना लिखा गया हो। अब ये अनुकंपा नियुक्ति जैसा शब्द भले ना हो, लेकिन अगर पद खाली हैं, आपने मुझे सूची दी है, मैं एक बार बैठकर हमारा ऑफिस उसको बाकायदा रिव्यू किया करेगा। आपके आवेदन आपसे मांगेंगे हम कि भाई इतने पद खाली है, इनमें अगर कोई है तो इस क्वालिफिकेशन के लोगों को आवेदन कराइए, हम संविदा की नियुक्ति देने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है और इसलिए हाँ मुझे मिल गया, उन्होंने दे दिया। भिंड वालों को तो हम प्रभारी मंत्री हैं, हमको मिल लो भी 15 तारीख को हो, वैसे ही बोल दूंगा तो हो जाएगा भाई, क्या दिक्कत है। पर एक भिंड वाले मामले में गड़बड़ बहुत है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। मतलब खाली आपके नहीं, मैं तो प्रभारी मंत्री हूँ, तो मैं थोड़े मामले में सफाई के मूड में रहता हूँ, तो वहाँ गड़बड़ तो बहुत है। मतलब खाली आपकी नहीं है। एक दूसरा उदाहरण में श्रम विभाग का बता, अब श्रम विभाग भी मेरे ही पास था। जितनी उस शहर की आबादी है उतने वहाँ संबल कार्ड है। और बाद में मैंने बैठक में किया तो दूसरी बैठक में मैंने कहा साहब मैंने 2 लाख कम कर दिए, मैंने एहसान किया है क्या? मैंने कहा आधार से समग्र से जोड़ के स्कैन कर दो तो कोई बचेगा ही नहीं। मैं कहा नहीं बचेगा, जो जायज बचेगा उसको बाद में जोड़ देंगे। इतनी अंधेर कर दी, कैसे चलती है व्यवस्थाएं, मुझे तो आश्चर्य होता है। फिर भी आपके जो केसेस हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, मैं अभी 15 तारीख को रहूँगा, शायद 14 की रात में पहुँचूँगा, वहीं को बुला के मैं उनसे बात करूँगा। बिल्कुल बहुत ख़राब मामला हो तो पहले मुझे बता देना कि ये बहुत रद्दी है, जो नहीं तो पता चला कागज़ में ही हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी नौबत ना आए, तो बाकी मैं कर दूँगा। बहुत धन्यवाद आप सबका, बड़ा मन से काम